नमस्कार साथियों, विजय पथ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहाल जायसवाल और आपका जैसे कि हम लोग परावर्तन की बात कर रहे थे, तो उसी परावर्तन की वीडियो में हम लोग और उसके आगे जो टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में मुख्यतः गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब रचना की जाती है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं छोटी सी जानकारी आप लोग को देना चाह रहा हूं कि यदि आप लोग हमारे शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारे संस्थान में स्टार्ट हो गई है, तो आप हमारे जो संस्थान है वहाँ विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो संस्थान है या हमारा जो ये विजय पथ अकेडमी है वो है यहाँ पर जो श्री बुक डिपो है उसके जस्ट सामने जो है 3rd फ्लोर पर 3A कॉम्प्लेक्स में स्थित है। तो आप यहाँ आकर के विजिट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है वो है यहाँ पर गोली दर्पण की प्रमुख परिभाषाएं। देखिए कल के वीडियो में यदि आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर वीडियो में, तो उसमें मैंने गोली दर्पण से जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात की थी और उसी के आगे हम लोग यहाँ पर गोली दर्पण को और उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उनको समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं गोली दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले जो परिभाषा हमको देखनी है गोली दर्पण के लिए, उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या है? ध्रुव, जिसे पोल कहा जाता है। ठीक, ये पोल क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, एक गोला है और इस गोले के एक हिस्से को, जैसे मैंने बताया था कि यदि आप गोले को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे काट देते हैं, तो जैसे ही आप लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो काटने की वजह से क्या होगा, गोला ऐसे कट जाएगा। और गोला जैसे ही कटा तो मैंने कहा था कि ये इसके परावर्तक सतह को देखना है कि परावर्तक सतह किस साइड है या जो पेंट कर रहे हैं वो किस साइड है। यदि परावर्तक सतह जो है ये गोला था तो गोले का एक केंद्र भी होगा, यहाँ पर गोले का क्या होगा, एक केंद्र होगा। अब चूंकि इस केंद्र है, ये केंद्र है और इस केंद्र से मान लीजिए कि ये जो दर्पण है, मान लीजिए इसको दर्पण बना देते हैं, इस साइड क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने की वजह से परावर्तक सतह क्या होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड परावर्तक सतह होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, दूसरी चीज ये है कि यदि हम इस साइड, केंद्र के साइड यदि हम लोग क्या कर दें, लेप लगा दे अपारदर्शी वस्तुओं की, तो इसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या दर्पण नाम देंगे, उत्तल दर्पण नाम देंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यदि केंद्र की ओर जो है परावर्तक सतह जो होगी, यदि केंद्र की ओर क्या है, परावर्तक सतह है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण। यदि केंद्र की ओर ना होकर के केंद्र से बाहर, जैसे ये बाहर हो गया केंद्र के, तो इसको यदि हम लोग बोलेंगे तो ये होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसी चीज को आप लोग को ध्यान दे करके क्या करना है, इसको देखना है कि जो दर्पण दिया गया है वो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। ये किससे समझ में आएगा कि जो परावर्तक सतह है वो केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर। अब देखते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ध्रुव की, तो ध्रुव क्या होता है इसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये दर्पण है, दर्पण, तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, इस दर्पण की जितनी लंबाई होगी उस लंबाई के बीच का जो बिंदु होगा इसी ही हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो दर्पण के ठीक मध्य का भाग जो है वो क्या कहलाता है, उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसको हम लोग पोल कह रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने बात कर ली किसकी, ध्रुव की। तो ध्रुव के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बात कर रहे थे ध्रुव की बात की। तो ध्रुव किसको बोलते हैं कि जो दर्पण होगा, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, मतलब दर्पण के क्या होगा, जो मध्य बिंदु होगा, इसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या कह रहे हैं, ध्रुव कह रहे हैं। ध्रुव के बाद बात आती है वक्रता केंद्र की। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र किसको कह रहे हैं? तो मान लीजिए कि ये जो है दर्पण था, अब ये मान लीजिए उत्तल दर्पण ही है, तो ये दर्पण जो है किसी ना किसी गोले से तो काटा गया होगा। अब जब ये गोले से काटा गया है, मान लीजिए ये इस तरीके का गोला था, इस गोले से क्या किया गया है, इसको काटा गया है, तो इस गोले का क्या होगा? कोई केंद्र होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? गोले का केंद्र। लेकिन ये वक्र है, तो जो वक्र है वो जिस गोले से काटा गया होगा उसका जो केंद्र होगा उसे इस वक्र का क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। कहने का मतलब यह है कि जो भी दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण को भी गोले से काट के बनाया जाता है और अवतल दर्पण को भी किससे काट के बनाया जाता है? गोले से। तो यदि क्या है कि वह गोले से यदि कटता है तो उसी को क्या बोलेंगे? जो उस गोले की त्रिज्या थी वही त्रिज्या हमारी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। सॉरी, यहां पर देखिए वक्रता त्रिज्या आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, वक्रता केंद्र होगा ये कौन सा होगा? वक्रता केंद्र होगा। ये जो केंद्र है इसको कहेंगे हम लोग वक्रता केंद्र, ठीक। और इस वक्रता केंद्र से लेकर के इस दर्पण के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। जैसे मान लीजिए ये गोला है, तो गोले का एक केंद्र होगा और गोले के केंद्र से जो उसकी परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। चूंकि ये गोले की त्रिज्या है, अब यहाँ पर ये कर्व के रूप में है तो इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। यहाँ पर याद रखिएगा उसको। तो थर्ड पॉइंट इसी पे हम लोग आते, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो होती है इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। अब नेक्स्ट इसी में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर पर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ध्रुव को, ध्रुव के अलावा हमने देखा कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब बात करते हैं फोकस की। किसकी? फोकस की। तो फोकस क्या होता है इसको समझिए कि मान लीजिए ये वक्रता, ये गोला है, गोले से यहाँ से केंद्र की दूरी क्या है? आर है। अब मान लीजिए इसको काट दिए हम लोग ऐसे, तो काटने के बाद ये क्या हो जाएगा? कर्व बन जाएगा, एक दर्पण बन जाएगा। मान लीजिए दर्पण बना दिए इसको, तो दर्पण यदि इसको हम लोग ऐसे बना रहे हैं दर्पण, ठीक, तो दर्पण बनाने के बाद जो इसके केंद्र से दूरी है, जो वक्रता त्रिज्या है, क्या है? वक्रता त्रिज्या है। इस वक्रता त्रिज्या को यदि हम लोग आधा कर दें, मतलब वक्रता त्रिज्या का जो आधा होगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट कहलाएगा। फोकस पॉइंट जो होगा वो वक्रता त्रिज्या के यदि आधा होगा। यदि वक्रता त्रिज्या जो है ये 10 मीटर की है, ठीक है, तो 10 मीटर का हाफ कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो फोकस बिंदु हमारा कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोकस। तो इस स्थान पर यदि लाते हैं तो वस्तु क्या होगी? हम लोग को ठीक तरीके से लेंस में दिखाई देगी, उसका प्रतिबिंब ठीक तरीके से बन पाएगा। इसके अलावा यदि हम फोकस दूरी की बात करें, किसकी? फोकस दूरी की। फोकस दूरी की, तो जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है? जो उस गोले, जिस गोले से उस दर्पण को काटा गया है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके अलावा उस केंद्र से लेकर के जो परिधि के बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और उस वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है उसको फोकस बोला जाता है। और जो ध्रुव होता है, ये दर्पण का मान लीजिए ध्रुव है और यहाँ पर फोकस है, तो वक्रता, ये ध्रुव और ध्रुव से लेकर के यहाँ पर फोकस के बीच की जो दूरी होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो 5-6 टर्म थे हमारे, इसको आप लोगों ने देख लिया है। अब देखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हमारी जो मुख्य परिभाषाएं यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखी? तो हमारी जो मुख्य परिभाषाएं थी उसमें हम लोगों ने बात की किसकी? एक तो ध्रुव की बात कर ली है। ध्रुव के अलावा हम लोगों ने यहाँ पर किसकी बात की? दूसरे नंबर पर बात की थी हम लोगों ने वक्रता केंद्र की। किसकी? वक्रता केंद्र की। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम लोगों ने बात की थी वक्रता त्रिज्या की।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वक्रता त्रिज्या। उसके अलावा हम लोगों ने बात की इसकी फोकस की, फोकस, और फोकस के अलावा हम लोगों ने यहां पर बात की है फोकस दूरी की। किसकी? फोकस दूरी की। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। इसके अलावा कुछ चीजें और बता दूं मैं आप लोग को, जिसमें हम वस्तु की बात करते हैं। वस्तु को क्या कहा जाता है? बिंब, ऑब्जेक्ट जो होता है, और एक होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को कहते हैं हम लोग इमेज। क्या होता है? इमेज होता है। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो हम लोगों को 3-4 पॉइंट जो हैं वो गोली दर्पण से जो जुड़ा हुआ चीजें हैं वो यहाँ पर हम लोग को मिल गया है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चीजों पर चलते हैं। ये तो रही गोले से संबंधित, मतलब उसके जो भी क्या होगा हमारा दर्पण है, गोली दर्पण, उससे जुड़े हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्या है परिभाषाएं हैं। लेकिन वहीं पर अब आते हैं गोली दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम। तो गोली दर्पण में प्रतिबिंब रचना के कुछ नियम हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नियम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर पहला नियम याद रखिए कि मान लीजिए ये अवतल दर्पण के क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक, तो इसके समानांतर ये, और एक और परिभाषा मैं भूल रहा हूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। यहां पर क्या है? ये है हमारी फोकस। क्या है? फोकस है। और यहां पर मैंने बताया था यहां पर क्या होगा? ध्रुव होगा। क्या होगा? ध्रुव होगा। तो ध्रुव को और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली ये रेखा है, जो मैं इसको रेड कलर से कर दे रहा हूं, जो ये हमारी रेखा है, इस रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहां पर मैं डायग्राम से थ्रू समझा रहा हूं। ये जो देखिए यहां पर जो रेखा आपको दिख रही है ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मेन एक्सिस बोलते हैं इसको, या इसी को बोलेंगे क्या? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब समझिए इसमें कि जो भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, क्या होगी? इस मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, और दर्पण से टकराने के बाद ये कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं कि जब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई और यहाँ से उत्तल दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद क्या होगी? ये फैलेगी। उत्तल दर्पण का स्वभाव है फैलाना प्रकाश की किरणों को। तो इधर से जब हम देखेंगे तो इसको ऐसे लगता है कि ये फोकस से होकर के आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अवतल दर्पण का फोकस जो है वो लेफ्ट साइड में है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो राइट साइड में है। कहाँ पे है? राइट साइड में उत्तल दर्पण का फोकस है, और यहाँ पर क्या है? फोकस पर किस साइड है? लेफ्ट साइड में, अवतल दर्पण में। अब समझिएगा कि इसमें उत्तल दर्पण में यदि बात की जाए क्या होगा? जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है उत्तल दर्पण में, वह दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, और इसको देखने पर क्या लगता है? ये फोकस से होकर के आ रही हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें होगा। इसमें क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर आई है, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा यहाँ पे कथन समझिएगा कि मुख्य अक्ष है। अब प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है? वक्रता केंद्र से वो होकर के गुजरती है, ऐसे वक्रता केंद्र से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब ये प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, दर्पण से टकराएगी, तो फिर से इसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक इसके विपरीत, कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आएगी, दर्पण से टकराएगी और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। वो 3 नियम यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े। पहले नियम का बात हम लोग यदि करते हैं तो पहला नियम क्या है? जो प्रकाश किरण
मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होंगी, वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही हैं तो वह प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और तीसरा जो है, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इन्हीं 3 बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे अभी प्रतिबिंब के रचना या प्रतिबिंब का निर्माण करने में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, फैलाने का गुण होता है। तो ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई, मतलब वक्रता केंद्र की ओर क्या हो रही है, ये आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन टकराने के बाद क्या होगी, इसी दिशा में आई और इसी दिशा में वापस यहाँ से लौट जाएगी। दूसरी चीज, जो फोकस से होकर आती हुई, मतलब फोकस की ओर आ रही है, ये ऐसे, मतलब इधर से आती हुई प्रतीत होगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। थोड़ा सा डिफरेंस है अवतल और उत्तल में। इसमें क्या होगा, फोकस और वक्रता केंद्र की ओर आती हुई दिखेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, फोकस से होकर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, बस सिर्फ आती हुई प्रतीत होगी। इसमें किसमें होगा, ये उत्तल दर्पण में होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस से आएगी, ये वाली कंडीशन। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ भी चीजें पूछा जाए तो आप इसको जवाब दे पाए। ठीक, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब इस नेक्स्ट बढ़ने के क्रम में मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि चिन्ह परपाटी का नियम। चिन्ह परपाटी का नियम क्या होता है, तो देखिए, चिन्ह परपाटी का नियम कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण आपतित होती है अवतल दर्पण पर, या ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, तो प्रकाश की किरण यदि क्या होती है, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, और प्रकाश की किरण यदि क्या होती है, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। देखिए, कुछ बेसिक चीजें। पहली चीज कि प्रकाश जो है वो सदैव किससे होकर के आएगी, मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश की दिशा जो है लेफ्ट टू राइट ही लेते हैं हम लोग। जब इस डायग्राम वगैरह हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रकाश की दिशा में यदि वस्तु, मतलब प्रकाश की दिशा में जितनी भी चीजें आएंगी उसको हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और प्रकाश की विपरीत दिशा में यदि कोई चीजें आती हैं तो उसको हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, निगेटिव वैल्यू होगी वो। ठीक, अब यहां पर देखिए, देखिएगा यहाँ पे, ये है हमारा क्या, एक मुख्य अक्ष है ये। अब मुख्य अक्ष पर देखिए, ये उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस कहाँ पे रहता है, मैंने बताया अभी, ये राइट साइड में है। क्या है, राइट साइड पर क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस है, राइट साइड पर फोकस। अब देखिए, लेफ्ट साइड, इस दर्पण के ऊपर साइड यदि किसी वैल्यू को लिया जाए, मतलब ऊपर साइड वैल्यू को मापा जाए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। यदि इस दर्पण के नीचे की ओर यदि हम लोग माप रहे हैं तो उसको क्या लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक, और इस दर्पण से लेफ्ट साइड यदि मापते हैं तो उसको क्या लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेंगे। इस दर्पण से इस साइड यदि हम लोग माप रहे हैं तो उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक। क्या लेंगे, ऋणात्मक। इस दर्पण के राइट साइड यदि हम लोग किसी चीज का मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर उत्तल दर्पण ऐसे बनता है और उत्तल दर्पण का केंद्र इस ओर होगा, तो वक्रता केंद्र क्या होगी, इस साइड होगी। वक्रता त्रिज्या भी इसी साइड होगी। फोकस कहाँ पे होगा, इस जगह पे मान लीजिए। तो जो फोकस है या फोकस दूरी जो है वो राइट साइड में मापी जा रही है, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए यदि फोकस दूरी हम लोग लेंगे तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक, यहां तक याद रखेंगे। दूसरा, अवतल दर्पण देखिए,
इस अवतल दर्पण के बारे में यदि बात करें तो अवतल दर्पण क्या है, इस तरीके से होगा और अवतल दर्पण का केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा। फोकस दूरी कहाँ पर होगी, इसके बीच में, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधा। तो ये फोकस हमारा और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब देखिए ये दर्पण के क्या है, पोल से दूरी नापी जाती है। तो पोल से यदि दूरी नापेंगे, पोल से दूरी नापेंगे तो किस साइड चलना पड़ेगा हमको, लेफ्ट साइड। और मैंने क्या कहा कि लेफ्ट साइड की जितनी भी चीजें हैं वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो इसलिए इसकी फोकस दूरी जो होगी अवतल दर्पण की क्या होगी, फोकस दूरी जो होगी इसको क्या लिया जाएगा, -f। इस चीज को मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था आपको, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के नियम में और बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इसी में कि जैसे प्रकाश की वस्तु हमेशा किस ओर होगी, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। वस्तु कहाँ रहेगी, हमेशा लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में यदि वस्तु है तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वस्तु की दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, -u। चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, उसके लिए क्या होगा, जो वस्तु की दूरी है वो क्या होगी, हमेशा जो है ऋणात्मक होगी। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। यदि प्रतिबिंब जो है इस ओर बनता है, प्रतिबिंब किस ओर बनेगा, राइट साइड में, तो क्या होगी, धनात्मक कब होगी, यदि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, राइट साइड में। ऋणात्मक कब होगी, यदि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक। तो अभी हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इसलिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आपको आगे जो है परेशानी ना हो, ठीक। अब चलते हैं इसी में। इसके अलावा परावर्तन का एक सामान्य नियम जो है वो आप लोग को पता है कि यदि क्या होती है कि आपतित किरण जिस एंगल से आती है उसी से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के संबंध में याद रखेंगे कि जब कोई आपतित किरण क्या होती है, पोल पर आपतित होती है, पोल से ऐसा मुख्य अक्ष जुड़ा हुआ होता है, तो इससे जितना कोण बनाएगा थीटा, उतना ही कोण यहाँ पर परावर्तन होगा उसका, ठीक है। तो एक क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश किरण आती है तो वह फोकस से होकर जाती है। दूसरा, यदि फोकस से होकर के आती है तो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। वक्रता त्रिज्या से यदि आती है प्रकाश की किरण तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और एक चौथा याद रखेंगे आप लोग कि यदि पोल पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो पोल पर जितने या ध्रुव पर जितने अंश का वो कोण बनाएगी, उससे टकराने के बाद उसका परावर्तन कोण जो होगा उसका मान भी बराबर होगा। ये परावर्तन के नियमों में भी आप लोगों ने इसको देखा है और परावर्तन के नियमों में भी आप लोगों ने इसकी बात की है। अब नेक्स्ट चीज़ों पर हम लोग चलते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के नियम में 2-3 चीजें और याद रखना है आपको, मतलब इसी को याद रखना है। तो पहला चीज क्या है कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी जो है उसको क्या लेंगे, हमेशा धनात्मक लेंगे। प्रकाश की विपरीत दिशा में जो मापी गई दूरी है उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो प्रकाश की दिशा में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, माइनस होगा, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। दूसरा है वस्तु की दूरी यदि लेफ्ट साइड है, और वस्तु को हमेशा कहाँ लेना है, लेफ्ट साइड में लेना है। कहाँ लेना है, लेफ्ट साइड में। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, तो -u होगा, ठीक। इसके अलावा यहां पर हम लोग बात करें कि प्रतिबिंब की दूरी जो है यहां पर यदि हम बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी हो सकती है, निगेटिव, और पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी और निगेटिव कब होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अब
नेक्स्ट सेगमेंट की ओर या नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जब इस लेक्चर के बाद आएंगे तो उसमें हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के टोटल 6 कंडीशन है और इस 6 कंडीशन को हम लोग को पढ़ना है। पहली कंडीशन यहाँ पर जो आपको मैप दिख रही है उसमें पहला कंडीशन जो है, यदि वस्तु जो है वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। देखिए वस्तु अनंत पर होगी तब क्या होगा, इसको देखते हैं। तो देखिए मैंने अभी प्रतिबिंब रचना के नियम में आपको बताया क्या कि वस्तु जो है क्या हो रही है, यदि वस्तु को क्या किया जा रहा है, अनंत पर रखा जा रहा है। मतलब ऐसा है कि जैसे दर्पण यहाँ पर है और जो वस्तु है उस दर्पण से बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनंत पर है। इसलिए यहाँ पर देखिए डैश 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 ऐसा लगा हुआ है, या तो ऐसी होगी वस्तु। अब प्रतिबिंब रचना के नियम से जुड़े मैंने आपको समतल दर्पण में भी एक नियम बताया था कि यदि हमको प्रतिबिंबों की क्या करनी है, रचना करनी है, तो रचना करने के लिए क्या किया करना पड़ेगा, कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए और दोनों किरणें एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तभी हम लोग को क्या होगा, प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा। किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात जो है प्रतिच्छेद यदि करती है, वो एक दूसरे को काटती हैं, तभी हम उसका जो है प्रतिबिंब प्राप्त कर पाएंगे। देखिए यदि मैंने अभी कहा कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से होकर के जाती है, पहला नियम यही था। तो यहाँ देखिए अनंत पर है, इसको मान लीजिए ये दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो दिखाई नहीं देगा तो ये कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से, ये ऐसा याद रखें आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए वस्तु जो है अनंत पर है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है वस्तु, तो वस्तु से अनंत से यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है तो दर्पण पर टकराने के पश्चात वो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण को हम लोग ऐसे भी गुजार सकते थे, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन फिर से दूसरी किरण ऐसे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु अनंत में है, तो ये वस्तु अनंत पे है, तो अनंत से आ रही है, तो क्या करेंगे, एक केंद्र जो है इस वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं या फिर फोकस से ही ले रहे हैं। तो एक प्रकाश किरण फिर से किससे आई, समानांतर आई, तो फोकस से होकर के चलेगी। अब देखिए अनंत पर कोई वस्तु है, दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं दोनों रेखाएं, यहाँ पर, ठीक, ये इस बिंदु पर। तो यहाँ पर ऐसा बिंदु आकार का बनेगा, दोनों रेखाएं यहीं पर तो काट रही हैं। तो चूंकि अनंत पर यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब, दोनों रेखाएं जहां पर बने कटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा मैंने बोला। तो दोनों रेखाएं जब एक दूसरे से कट रही हैं तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, बिंदु बन रहा है, बिंदु रूपी संरचना बन रही है। तो देखिए यदि प्रतिबिंब मतलब वस्तु जो है अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमको, फोकस पे बन रहा है। क्या एफ लिखा हुआ है नीचे, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र और इधर है अनंत। ठीक, तो फोकस पर बनी, तो पहले वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो वस्तु की दूरी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, -u। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा बना, फोकस पर बना, और फोकस पर कैसा बना, बिंदु आकार का। किस आकार का, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का, और ये जो प्रतिबिंब है वो बिंदु आकार का यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको समतल दर्पण में एक चीज बताई थी जिसका नाम था रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन में देखिए वस्तु बहुत, मतलब वस्तु दूर है, अनंत पर है, तो वस्तु की लंबाई कुछ तो होगी, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई उससे छोटी बिंदु आकार की मिल रही है बिल्कुल। तो हम लोगों ने कहा था I/r
ओ, ऐसा बात की थी। तो प्रतिबिंब जो है छोटे आकार का है, प्रतिबिंब मतलब छोटे आकार का है। मान लीजिए कि उसकी लंबाई 2 है। सॉरी सॉरी यहाँ पर देखिएगा, प्रतिबिंब जो है वो बिंदु आकार का मिल रहा है, मतलब इसकी आकार क्या है, छोटा है। मान लीजिए कि इसका जो आकार है वो 2 है और वस्तु का आकार जो है 4 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब ये 1 से कम आ रहा है क्या। तो रेखीय आवर्धन जो है इसके लिए पहली कंडीशन के लिए यदि वस्तु अनंत पर हो तो इसके लिए रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम होगा। किससे कम होगा? 1 से कम होगा रेखीय आवर्धन का मान। तो इसको आप लोग याद में रखेंगे, ध्यान में। तो पहली चीज याद रखेंगे यहाँ पर कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि वस्तु यहाँ पर है अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। लास्ट में मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, आप लोग उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो वस्तु यदि अनंत पर हो तो कहाँ पर बनेगी? प्रतिबिंब पर, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। दूसरी चीज यहाँ पर वस्तु की लंबाई जो है कुछ ना कुछ होगी और प्रतिबिंब का लंबाई कैसी मिलेगी? बिंदु आकार का मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? फोकस में मिलेगा। रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? एम का मान जो है माइनस, मतलब माइनस नहीं, एम का मान क्या होगा? 1 से कम होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में कि कैसे रचना की जाएगी। और तो दूसरी देख लीजिए, देखिए पहले अनंत था, अनंत के बाद यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद क्या था? फोकस। और फोकस के बाद क्या था? एक ध्रुव था। ऐसे ही है तो है, ये अनंत है, अनंत के बाद क्या है? ये सी है, ये फोकस है और ये ध्रुव पी है। यही है। तो कंडीशन देखिए, पहले अनंत पर रखे, अब अनंत और सी के बीच पहली कंडीशन क्या? अनंत पर। दूसरी कंडीशन अनंत और सी पर। उसके बाद तीसरी कंडीशन सी पर, चौथी कंडीशन सी और एफ के बीच, पांचवी कंडीशन एफ पर, और उसके बाद पी और एफ के बीच में, मतलब एफ और पी के बीच में। ठीक, इसको याद रखना है हम लोग को। इस तरीके से 6 कंडीशन टोटल बनेंगी और इस 6 कंडीशन को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से एक कंडीशन को हम लोगों ने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। देखिए अब दूसरा कंडीशन यह है कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो मान लीजिए ये वस्तु है और इस वस्तु से क्या निकल रही है? एक प्रकाश की किरण निकल रही है जो मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समानांतर आपतित हो रही है। और समांतर आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के, तो कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से। कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। तो ये फोकस से होकर के चला गया। ठीक, दूसरा यदि है, यदि प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से गई, ये वक्रता केंद्र से गई, तो वक्रता केंद्र से ही क्या होगी? वापस होगी, इसी दिशा में जा रही है। मैंने दूसरा नियम बताया था कि यदि प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र के थ्रू जा रही है, मतलब वक्रता केंद्र से जा रही है, तो उसी मार्ग से वो क्या होगी? वापस लौटेगी। तो उसी मार्ग में क्या होगी? वापस लौट गई। तो कट कहाँ पर रहा है ये बिंदु? यहाँ पर। ठीक, कहाँ पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब ये प्रतिबिंब को मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं। ये यहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब बना। कैसा बन रहा है? उल्टा। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? उल्टा बन रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ ए से होकर जा रहा है तो ए वाला नीचे, और बी से जो होकर के जा रहा है ये बी। ठीक है, तो ये ए डेस बी डेस कर सकते हैं इसको, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। वस्तु के बराबर है क्या? नहीं है, वस्तु से छोटा है। दूसरी चीज, वस्तु कहाँ पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। ठीक, तो अब इसी चीज को लिख देता हूं मैं कि दूसरी कंडीशन जो है, यदि प्रतिबिंब कहाँ पर हो? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। बीच में, सॉरी प्रतिबिंब नहीं रहेगा, ये वस्तु रहेगा। कि यदि वस्तु जो है वक्र अनंत और यदि वस्तु
जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो अनंत और वक्रता केंद्र के यदि बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब देखिए चित्र में कहाँ पर बन रहा है, ये तो है वक्रता केंद्र और दूसरा है फोकस बिंदु या फोकस। तो वक्रता केंद्र और कहाँ पर? फोकस के बीच, फोकस के बीच ये बना है यहां पर। अब इस चीज को याद रखेंगे इसमें। अब देखिए रेखीय आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई क्या है? बड़ी है, और रेखीय आवर्धन क्या होता है? I/O। वस्तु का आकार क्या है? बढ़ रहा है, और प्रतिबिंब का आकार क्या है? छोटा है। तो छोटा है प्रतिबिंब का आकार, मतलब मान लीजिए कि प्रतिबिंब 4 है तो वस्तु का आकार कितना होगा? 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो 0.8 आएगा। तो यहाँ पर भी m का मान क्या है? 1 से छोटा है, तो m का मान इसके लिए भी क्या होगा? 1 से छोटा होगा। रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? 1 से छोटा होगा। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बना है यहाँ पर? प्रतिबिंब जो है उल्टा बना। क्या बना? उल्टा बना। तो प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब, मैंने बताया है कि प्रतिबिंब दो तरीके के होते हैं, एक तो आभासी प्रतिबिंब और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो मैंने कहा है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है बिल्कुल, तो वो सीधा प्रतिबिंब क्या होगा आप लोग का? जो सीधा प्रतिबिंब होगा वो आभासी। यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, मतलब क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगा। क्या होगा? रियल इमेज होगा या वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? <<1 होगा, ठीक। और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा मिलेगा हमको? वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उल्टा बन रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने बात कर ली अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब बात करेंगे वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर है। थर्ड कंडीशन है ये, ठीक। तो वक्रता केंद्र पर है। देखिए वस्तु को यहाँ पर रख दीजिए ऐसे। अब वस्तु से एक प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के, ठीक। दूसरी चीज, यदि इसी से मतलब कहाँ पर से गुजार दे? फोकस से होकर, तो दूसरी किरण यहाँ फोकस से होकर गुजरी तो क्या होगा? टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, मैं बना दे रहा हूँ फिर से, दूसरे कलर से करते हैं इसको ताकि समझ में आए कौन सा किरण कहाँ है। ये दूसरा किरण यहाँ से जाया फोकस से होकर, और फोकस से होकर कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के जब समानांतर होगी यहाँ पर, तो कट कहाँ पर रहा है? ठीक वक्रता केंद्र के नीचे। तो अब जो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना, ये कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर, ठीक। तो इस तरीके से यदि देखें तो वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिल रहा है? प्रतिबिंब जो है हम लोग को कहाँ पर मिल रहा है? वक्रता केंद्र के पास ही। कहाँ पर मिल रहा है? वक्रता केंद्र पर ही वस्तु हमको मिल रही है, प्रतिबिंब हमको मिल रहा है। और दोनों की लंबाई देखिए एक दूसरे के क्या है? बराबर है, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ से मिडिल से अगर काटे तो ए बी की लंबाई और ये बी डैश और ए डैश की लंबाई भी क्या है? बराबर है बिल्कुल। तो यहाँ पर वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर होगा? प्रतिबिंब जो है वो भी क्या होगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा, वस्तु की लंबाई u और प्रतिबिंब की लंबाई v, मतलब सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई i और वस्तु की लंबाई o, दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। इसको याद रखेंगे। अब जब बराबर हैं तो m का मान जो है I/O, तो I की जगह और O रख सकते हैं या O की जगह I, दोनों बराबर हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? m का मान 1। तो इसके लिए m का मान क्या हो जाएगा? रेखीय आवर्धन
1 के बराबर होगा। अब देखिए वस्तु किस ओर बन रही है, लेफ्ट साइड, तो ध्रुव से यदि इस ओर जाएंगे, प्रकाश किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, माइनस यू। तो मैंने कहा है कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। इस कंडीशन में क्या है, माइनस वी है, मतलब माइनस ले रहे हैं इसको। अब इसमें और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग का क्या है, देखिए अब हम लोगों ने पढ़ लिया है अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अब पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा अनंत है, अनंत के बाद ये सेंटर पर है, और मतलब वक्रता केंद्र, और ये है फोकस दूरी। अब देखिए कि यदि वस्तु जो है, मतलब यहाँ पर है, ये वस्तु है ए बी। अब इस वस्तु से क्या हो रही है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है ऐसे, और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने से फोकस से होकर के जाएगी ये इस तरीके से, ऐसा, ठीक। अब दूसरी जो प्रकाश किरण है वो ये वक्रता केंद्र से ऐसे आ रही है, वक्रता केंद्र से आएगी तो कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही होकर के जाएगी। इसको रेड कलर कर दे रहा हूं मैं। ये देखिए यदि वक्रता केंद्र से ये ऐसे गई तो वक्रता केंद्र की ओर ही क्या होगी, टकरा करके लौटेगी वापस। अब जब लौटेगी तो इसको क्या कर देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, और तो ये कहाँ पर बनाएगी, देखिए यदि ये क्या हो रहा है, सेंटर और फोकस के बीच, तो यहाँ पर क्या है, ये अनंत है इस साइड, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। देखिए सेंटर और फोकस के बीच यदि है वस्तु, ये सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर ये बिंदु फोकस है, तो इस फोकस और सेंटर के बीच है ये वस्तु। वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर। चित्र में देखिए वस्तु की लंबाई छोटी है, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, बड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यदि जो प्रतिबिंब वस्तु है, वस्तु कहाँ रहती है, यदि सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर और फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर सेंटर और अनंत के बीच, सेंटर और अनंत के बीच, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ये क्या है, ओ है, और ओ का मान देखिए यहाँ पर छोटा है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है यहाँ पर, आई है, और आई का मान देखिए यहाँ पर बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु की लंबाई क्या है, 4 है, और प्रतिबिंब की लंबाई जो है 5 है, तो रेखीय आवर्धन हम लोग जान रहे हैं m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो आई का मान क्या है, 5 है, और ओ का मान कितना है, 4। मतलब ये किसी भी कंडीशन में 1 से तो ज़्यादा मिलेगी, तो m जो है 1 से बड़ा होगा। m क्या है, 1 से बड़ा होगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि रेखीय आवर्धन का मान पहले 2 कंडीशन में क्या था, 1 से छोटा था। वक्रता केंद्र पर जब बात आई तो वक्रता केंद्र में m का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब हम लोगों ने वस्तु को रखा तो वस्तु का मान कितना हो गया, मतलब रेखीय आवर्धन का मान कितना हो गया, m से बड़ा हो गया, ठीक। दूसरी चीज वस्तु जो है वो छोटा है, प्रतिबिंब जो है बड़ा है, दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में है, या दर्पण से लेफ्ट साइड में। चिन्ह प्रपाटी के नियम में मैंने बताया लेफ्ट साइड की वस्तु क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, या प्रकाश के विपरीत दिशा में जो वस्तुएं हैं, मतलब जो चीजें हैं वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में। अब नेक्स्ट जो चीज है यहां पर देख लीजिए, वस्तु कहां पर है, फोकस पर। किस पर है, फोकस पर। वस्तु इसको रख रहे हैं हम लोग कहां पर, फोकस पर। वस्तु कहां पर है, फोकस पर है। फोकस पर है तो देखिए इस वस्तु से, ये वस्तु है, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी।
दूसरी किरण इसी पर ले लेते हैं कि यदि प्रकाश की किरण जो है ये वक्रता केंद्र से होकर कैसे आ रही है, तो प्रकाश की किरण ऐसे वक्रता केंद्र से होकर आई तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही होकर के जाएगी। अब देखिए वक्रता केंद्र से जब जा रही है ये किरण ऐसे और ये रेड वाली भी ऐसे जा रही है। अब दोनों जो है पैरेलल हैं एक दूसरे को, तो पैरेलल हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दूर जा कर के क्या हो सकती है, मिल सकती है। ये दोनों किरण क्या होंगी, कहीं भी दूर जा कर के क्या हो सकती है, मिल सकती है। मतलब फोकस पे है तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पे कहीं पे बनेगा दूर में, और दूर को क्या बोलते हैं, अनंत पे। तो यहाँ पर देखिए वस्तु कहाँ पर थी, फोकस पे। वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। अब देखिए ये वस्तु जो है छोटी है, वस्तु छोटी है, अनंत पर जाकर कहीं मिलेंगे तो वस्तु से क्या होगी, बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो जब बड़ी होगी तो इसके लिए आई का मान जो है बहुत ज़्यादा होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और ओ का मान क्या है, कम है। तो रेखीय आवर्धन का मान जो है वो क्या होगा, एक से बहुत ज़्यादा होगा। एक से मतलब ज़्यादा होगा, यहाँ पर ये कहेंगे। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ आ रही है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको भी कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर अप करेंगे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट टॉप इसी में नेक्स्ट कंडीशन जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ पर यदि वस्तु जो है फोकस, ये वक्रता केंद्र हो गया हमारा, ये फोकस हो गया ये पोल पर। तो मैंने नियम बताया कि यदि फोकस और पोल के बीच में है यदि कोई वस्तु, और वस्तु की स्थिति क्या है, फोकस और पोल पर, तो यदि प्रकाश की किरण जो है फोकस से गुजार नहीं सकते, फोकस पीछे है यहाँ से। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखेंगे ये वक्रता केंद्र से यहाँ पर जैसा दिया हुआ है इसको ले जाते हैं। तो वक्रता केंद्र से ले गए तो क्या होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में ही प्रकाश की किरण लौट जाएगी। दूसरी किरण, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण क्या है, एक वस्तु से ऐसे प्रकाश की किरण आएगी। और मैंने एक चौथा नियम लिखवाया था कि यदि पोल पर कोई आपतित किरण आती है तो पोल जो है जिस आपतन कोण के साथ यहाँ पर आपतित हुई उसी से ये परावर्तित होगी, उसी कोण से। यहाँ पर यदि थीटा कोण से आपतित हुई तो थीटा कोण से वापस। अब देखिए ये जो किरण जा रही है और ये जो किरण जा रही है, इनके बीच क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो ये इधर जाकर मिलेंगी क्या, कहीं नहीं मिलेंगी। हम लोगों ने समानांतर था इसके पहले, तो ये माना कि ये समानांतर है तो कहीं ना कहीं जाकर के तो ये काट सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये तो एक दूसरे से क्या हो रही है, फैल रही हैं। तो फैल रही है तो लेकिन हमको प्रतिबिंब तो प्राप्त करना है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन किरणों को हम लोग पीछे की ओर क्या करते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं। पीछे की ओर जब ऐसे ले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं तो कटेगी, तो ये यहाँ पे कट रही है। ठीक, तो देखिए अब हमको इसके पहले जितने भी प्रतिबिंब मिले वो किस साइड से है, लेफ्ट साइड थे। तो लेफ्ट साइड के लिए प्रतिबिंब का मान क्या था, माइनस था, ऋणात्मक मान हमको मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है, राइट साइड में। अब राइट साइड में मिलेगा तो इसके लिए प्रतिबिंब का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये कंडीशन विशेष है, इसमें आप लोग याद रखेंगे। और वस्तु से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा मिल रहा है। प्रतिबिंब की रचना कितनी हो रही है, वस्तु से बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा है मतलब I/O। तो यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1। ठीक, अब वस्तु जो है कहाँ पर बनी, फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, ये P के बाद, P के बाद या दर्पण के राइट साइड पर बनेगा। ठीक, इसको याद रखेंगे आप लोग। और ये बड़ा बना हुआ है, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी या इमेज की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, प्लस, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। तो और देखिए ये वस्तु जैसा है वैसा ही बन रहा है, सीधा बन रहा है लेकिन बड़ा बन रहा है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा मिलेगा हम लोग को, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा।
तो ऐसा कौन सा कंडीशन है अवतल दर्पण के में जिसमें हमको आभासी प्रतिबिंब मिलता है? तो याद रखिएगा, जब फोकस और पोल के बीच वस्तु स्थित हो तब हमको क्या मिलेगा? प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर हम लोग को आभासी मिलेगा और सीधा मिलेगा, वस्तु से बड़ा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो उसी ट्रिक की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग को इसको याद रखने के लिए ये देखिए, एक ऐसा लाइन खींच लेना है, अनंत बनाना है, यहाँ पर वक्रता केंद्र बनाना है, फोकस बनाना है और ये ध्रुव, इसको बाहर रखिएगा। ये वक्रता केंद्र हो गया हमारा। यहां से ऐसा गोला खींच लीजिए, ऐसा, ठीक। अब जब भी पूछा जाए कि वस्तु यहां पर है तो आपको क्या करना है? ये फोकस है, ये देखिए, ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत है हमारा और ये फोकस है। हम लोगों ने कंडीशन देखी, पहला अनंत पर है, तो इस गोले को सिर्फ क्या करना है? आपको आधा घूमना है। यहां से भी एक लाइन ले लीजिए ऐसे, ठीक। तो जब भी अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या होगा, तो उसको क्या लेना है? हम लोग को इस गोले को ध्यान में रखना है। यदि वस्तु जो है अनंत पर है, कहाँ है वस्तु? अनंत पर, और इस गोले को हमेशा हाफ घूमना है। कितना घूमना है? हाफ। यदि अनंत पर है, चाहे इधर से घूमो चाहे इधर से, तो अनंत पर है तो इसको क्या करेंगे? ऐसा हाफ घूम लेंगे। कितना घूम लेंगे? हाफ। नीला कलर से मैं करता हूं, इससे लेकर के ऐसे हाफ घूम देंगे। तो हाफ घूमे तो कहां पर आए? एफ पर। तो अनंत पर यदि वस्तु है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस। कहां पे बनेगा? फोकस पे। वस्तु का आकार क्या है? बड़ा है, इधर आएगा तो बिंदु आकार का, ठीक। अब दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो यहां से भी ऐसे एक गोला ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो इसमें भी हाफ घूमना है। यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहां पर बन रहा है? यहां पर। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा। ये आपको याद रखना है। दूसरी, एक तीसरा कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र पर ये वाली लाइन दिख रही है, इस लाइन से हमको क्या करना है? आधा घूमना है। तो यहाँ वक्रता केंद्र से है तो ये क्या होगा? ऐसे आधा घूमेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही आएगा, और वक्रता केंद्र पर ही आ रहा है मतलब ये एक दूसरे के क्या होगी? बराबर होगी। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो इसको हाफ घूम लेंगे, ऐसे, मान लीजिए ऐसे, तो क्या बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक। और यदि फोकस पे हो, फोकस पे हो तो ऐसे हाफ घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? अनंत पे। तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आप इसको ट्रिक से निकाल सकते हैं कि यदि अनंत पर है, आधा घूमेंगे, कहाँ पे आएगा? फोकस पे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो यहाँ से क्या होगा? आधा ऐसे आएगा और क्या बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यदि वक्रता केंद्र पर है तो ऐसे हाफ घूमिएगा यहाँ से यहाँ, तो आपको क्या मिलेगा? वक्रता केंद्र पर ही। और देखिए, यदि यहाँ से यहाँ आते हैं तो वस्तु का आकार जो है मान लीजिए अनंत पर है तो वस्तु का आकार बड़ा है, तो फोकस पर बनेगा तो न्यूनतम आकार का। जैसे ही थोड़ा और पास आए तो क्या होगा? वस्तु का आकार यदि छोटा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो बना वो थोड़ा सा, जो बिंदु आकार था उससे बड़ा। वक्रता केंद्र पर आएंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसके बाद जाएंगे तो वस्तु छोटा और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और एक कंडीशन जो है फोकस और ध्रुव के बीच, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दिखा गया, मतलब दिख रहा है। फोकस और ध्रुव के बीच जो होगा वो उस कंडीशन में हम लोग को प्रतिबिंब का मान कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। दूसरी चीज, प्रतिबिंब कैसा होगा?
आभासी प्रकृति का होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अवतल दर्पण के संबंध में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, उत्तल दर्पण से बनने वाले नियम में। उत्तल दर्पण का देखिए, उत्तल दर्पण ऐसा होता है और उत्तल दर्पण क्या होगा, इस तरीके से यदि होगा तो वक्रता केंद्र कहाँ होंगी, ये पीछे होगी, फोकस यहाँ पर होगा। और मैंने क्या कहा है चिन्ह परिपाटी का नियम बताते समय कि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पर यदि वस्तु रखी जाएगी तो देखिए फोकस वक्रता केंद्र तो राइट साइड पे है। तो इस साइड क्या बनेगा, सिर्फ दो कंडीशन बनेगी। पहला कि यदि वस्तु अनंत पर हो और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच हो। क्या होगा, एक तो अनंत पर बने और अनंत और फोकस मतलब ध्रुव के बीच बने। तो यदि अनंत पर बनेगी तो अनंत पर कोई वस्तु है मान लीजिए, तो ये आई प्रकाश की किरण और क्या हो गई, टकरा करके वापस चली गई। ये आई और टकरा करके क्या हुई, वापस चली गई। मैंने कहा था कि यदि उत्तल दर्पण में क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब, तो ऐसा लगता है कि फोकस की ओर से आ रही है। तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से ऐसा आएगा और यहाँ पर हमको मिलेगा प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब वास्तविक रूप में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो इसको याद रखेंगे, उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब मिलेंगे वो हमको आभासी प्रकृति के मिलेंगे। किसके प्रकृति के मिलेंगे, आभासी प्रकृति के मिलेंगे। इसके पहले अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में 5 प्रतिबिंब क्या मिले हम लोग को, 5 प्रतिबिंब जो थे वो वास्तविक प्रकृति के मिले। किसके प्रकृति के, वास्तविक प्रकृति के। और लास्ट वाला जो कंडीशन था जिसमें फोकस और पोल के बीच में था, इसमें बस हमको क्या मिला, आभासी प्रतिबिंब मिला। और इसमें वस्तु जो है किधर बनी, राइट साइड में। तो इसके लिए प्रतिबिंब किधर बनी, राइट साइड में। और राइट साइड में क्या था, इसका मान पॉजिटिव था। ठीक, इसमें हर कंडीशन में क्या मिलेगा हम लोग को, आभासी मिलेगा। हर कंडीशन में क्या मिलेगा, आभासी। अब दूसरी कंडीशन इसी में लेकर चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण के लिए दूसरी जो है वो मान लेते हैं कि कहां पर बन गया, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए यदि एक कंडीशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब यह पी है ध्रुव और यहां कहीं पे है मान लीजिए। तो एक प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर गई, मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो यहां से चली जाएगी और कहां से आती हुई प्रतीत होगी हमको, फोकस से। तो यहां पर क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब दूसरा मान लीजिए कि हम इसको कहां पर मिला देते हैं, ये इस तरीके से हुआ और ये प्रकाश किरण को ऐसे मानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। तो वक्रता केंद्र की ओर से आ रही है तो इस तरीके से इसको लेंगे, ऐसा, ये ठीक। वक्रता केंद्र यहां पर है मान लीजिए, ये वक्रता केंद्र है। तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब कहां पर बना, P और F के बीच में। कहां पर बना, P और F के बीच में। वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वस्तु से छोटा मिल रहा है। तो प्रतिबिंब यदि छोटा होगा तो m का मान क्या होगा, <1 होगा। आभासी मिल रहा है कि वास्तविक है, आभासी मिल रहा है। क्यों, सीधा मिल रहा है। तो यदि सीधा है तो क्या मिलेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आभासी। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या रखेंगे आप लोग याद, दो कंडीशन याद रखेंगे। यदि अनंत पर हो तो कहां पर बनेगा, फोकस पर। किस प्रकार का होगा, आभासी होगा, बिंदु आकार का होगा। दूसरा यदि अनंत और ध्रुव के बीच हो तो क्या मिलेगा आप लोग को, यहां पर देख लीजिए, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी प्रकृति का मिलेगा और वस्तु से क्या होगा, ये छोटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, वस्तु से छोटा दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है। अब यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ लास्ट में, ताकि आपको एक जगह पर सारी चीजें मिल जाए। तो एक जगह पर बनाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए, ये है, ये अवतल दर्पण के लिए बना रहा हूं मैं। अवतल दर्पण के लिए याद रखेंगे, ये वस्तु की स्थिति, ठीक।
वस्तु की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब जो है आभासी है, या मतलब इसको ले सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की क्या है? प्रकृति है। इसके लिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, और ये बस इतना ही याद रखना है। पहली कंडीशन क्या है? वस्तु यदि कहाँ हो? अनंत हो। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? बिंदु आकार की होगी। और प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा मतलब बिंदु आकार का। ठीक। रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? प्रतिबिंब जो है छोटा और वस्तु जो है बड़ी है, तो यहाँ पर m से क्या होगा? m 1 से छोटा होगा। दूसरा, यदि वस्तु कहाँ पर बने? अनंत और, वस्तु कहाँ पर बने? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। किसके बीच? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तब क्या बनेगा? वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। किस आकार का? छोटा आकार का। ठीक है, छोटा आकार का है, और यहाँ पर कैसा होगा? छोटा। तो m का मान क्या होगा? माइनस, मतलब 1 से छोटा। ठीक। तीसरी कंडीशन, वक्रता केंद्र पर बने तो कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर। ये क्या बनेगा? बराबर बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पर रेखीय आवर्धन का मान किसके लिए क्या हो जाएगा? m बराबर 1 होगा। ठीक। इसके बाद याद रखेंगे c और f के बीच। तो c और f के बीच बनेगा तो कहाँ पर बनेगा? c और अनंत के बीच। क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा, तो m का मान ग्रेटर देन 1 होगा। उसके बाद लास्ट कंडीशन याद रखेंगे एक, वस्तु यदि फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, और इसके लिए m का मान 1 से बड़ा होगा। अब इसके बाद एक कंडीशन और है जिसमें हम लोग कहाँ रखते हैं? फोकस और P के बीच। इसके बीच यदि रखेंगे तो इसके लिए जो मान है प्रतिबिंब का मान, वो m से क्या हो जाएगा? मतलब बड़ा ही होगा। m जो है 1 से बड़ा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, और इस कंडीशन में ही हमको क्या मिलेगा? आभासी मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। आशा कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो हैं इसकी समझ में आई होंगी। यदि वीडियो समझ में आई है, पसंद आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो जितनी भी वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो, छत्तीसगढ़ की हो, या हमारे साइंस के वीडियो, आप तक पहुंच पाए हमारे चैनल के थ्रू। तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।